नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। प्रारंभिक परीक्षा की सीरीज में आज हम देखेंगे कि जो जल प्रदूषक है, इनको सही करने के लिए या जल प्रदूषक के जो निवारक है, उसके लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं। हम यह समझेंगे कि कौन-कौन सी योजनाएं हैं, कौन-कौन से कार्यक्रम हैं, जिनके माध्यम से जो वाटर पॉल्यूशन है, इसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। नदियों का पानी साफ हो, झीलों का पानी साफ हो, यह सब प्रयास किए जा रहे हैं, उनको आज हम समझेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने जो आपका जल प्रदूषण है, उससे संबंधित जितने भी टर्म हैं, उनको समझ लिया था। आज हम उपायों की बात करेंगे और यह उपाय आपके परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, तो इनको हम ठीक से समझ लेंगे। कौन-कौन से उपाय हैं, कुछ आपको टर्म मिलेंगे, कुछ आपको पॉलिसी मिलेगी और कुछ आपको एक्ट मिलेंगे। यानी टर्म को भी समझना है, पॉलिसी कौन-सी है उसको समझना है, कौन से अधिनियम हैं, उनको भी हमें समझना है और ओवरऑल हम यह समझेंगे कि भारत सरकार की जो योजना है या फिर हम यह कहें कि भारत सरकार का जो प्रयास है वह क्या है, उसकी प्रगति क्या है और क्या लक्ष्य है। यानी बहुत कुछ आज हम जानेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो का एक दो टर्म जो है वह हम समझ लेते हैं क्योंकि वह बहुत काम आएगा। जैसे हमने बात की थी पीओडी, हमने बात की थी ईओ की। यह दो टर्म आपको ध्यान रखने होंगे। पीओडी क्या था? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और डीओ क्या था? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। इसको जरा हम समझते हैं। मान लेते हैं एक नदी है और इस नदी में जीव जंतु भी होंगे। ये जो आपके जीव जंतु हैं यह सांस लेंगे और सांस लेने के लिए इनको चाहिए ऑक्सीजन। तो अब यह ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? यह ऑक्सीजन इसी पानी से लेंगे। मतलब पानी में क्या होगा? ऑक्सीजन भी होगा। ये जो ऑक्सीजन पानी में होगा इसी को कहेंगे डिसॉल्व ऑक्सीजन, यानी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन। अब यह क्या होना चाहिए? उचित मात्रा में। उचित मात्रा में क्यों? जिससे यह जो आपके जीव जंतु हैं यह सांस ले सकें, इनकी सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन हो। अब यह कई सारे कारणों से कम हो जाती है। जैसे ये जो आपके जीव जंतु हैं इनकी मात्रा बढ़ जाए। अब वह मात्रा कैसे बढ़ेगी? मतलब इनकी संख्या कैसे बढ़ेगी? हमने कूड़ा कचरा डाल दिया और इस कूड़े कचरे से अपघटक पैदा हो गए। अब इनको भी चाहिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वह पहले जितनी है, तो क्या होगी? ऑक्सीजन की जो डिमांड है वह ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। तो एक चीज आप समझ गए कि डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या है। ये जो बात हमने समझी कि डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई स्थिर है, इसी को कहेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब डिमांड कितनी है। अब आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं 10 की यहाँ जरूरत है और यह जो 10 ऑक्सीजन है, एग्जाम्पल के लिए हम समझ रहे हैं, ये जो 10 ऑक्सीजन है यह यहाँ अवेलेबल है। जीव जंतुओं का काम चल रहा है और मान लेते हैं 5 जीव हैं फॉर एग्जाम्पल। अब यह जीव हो गए 6। अब डिमांड कितनी हो गई? 12 की। इसकी O2 की। तो यह जो तो डिमांड हुई यही क्या है? बीओडी है। ये जो 10 है यह क्या है? ओडी है। यानी बीओडी क्या हो गया? तो हो गया। अब आप यह समझ पाए होंगे कि बीओडी जितना ज्यादा होगा, मतलब डिमांड जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब यह होगा कि ऑक्सीजन कम है। तो ज्यादा बीओडी मतलब खराब पानी, लेकिन ज्यादा डीओ मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन मतलब अच्छा पानी। बीओडी अगर डाउन होगा तो यह क्या होगा? अच्छा होगा। और डीओ अगर डाउन होगा तो यह क्या होगा? खराब होगा। इतनी बात को आपको समझ के चलना है, तभी यह पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा। इस बात की चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी, लेकिन यहाँ पर हमने फिर से इसको रिपीटेड वे में कर दिया है, जिससे चीजें कनेक्ट हो जाएं। अब सबसे पहले हम यह समझते हैं कि कौन-कौन से कानून हैं और कौन-कौन से कार्यक्रम हैं, जिनके माध्यम से जो जल प्रदूषण है, इसको नियंत्रित करने का या इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। भारत में जो जल प्रदूषण है, यह एक बड़ी समस्या है। हम पहले से जानते हैं कारण क्या है? घरेलू सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट। सीवेज का पानी डायरेक्ट जा रहा है नदियों में और जो उद्योग है वह भी अपने अपशिष्ट को या फिर उनका जो कूड़ा कचरा है वह पानी के माध्यम से चला जा रहा है नदियों में। और यही कारण बनता है 70 से 80% जल प्रदूषण का। इन्हीं सब कारणों से 1974 में एक अधिनियम आया। अधिनियम का नाम क्या है? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। इसके तहत एक कानून बना कि हमको जो जल प्रदूषण है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और बाद में इसी कानून के आधार पर कई सारे और कानून बने और उसके माध्यम से जो जल प्रदूषण है उसको कम करने की कोशिश की गई। अब इसका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य इसका यह होगा कि जो जल प्रदूषण है उसको नियंत्रित किया जाए। और जल कहाँ है? नदियों में, झीलों में और जमीन के अंदर। हर तरह के जल प्रदूषण को रोकना इनका टास्क था। अब इसके लिए क्या बनेगा?
एक बोर्ड बनेगा केंद्रीय स्तर पर और राज्यों के भी स्तर पर। केंद्र वाले को क्या कहेंगे? सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। राज्य वाले को क्या कहेंगे? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब जो आपका यह सीपीसीबी है, सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यह बनाता है नीतियां, रूल्स रेगुलेशन बनाएगा। इसको लागू कौन करवाएगा? वह करवाएगा आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और यह निर्धारित कर दिया गया, क्योंकि देखिए दो चीजें हैं, एक घरेलू सीवेज और एक इंडस्ट्रियल वेस्ट। सबसे ज्यादा क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट। और यहाँ का जो गंदा पानी निकलता है उसमें केमिकल भी खूब होते हैं, तो ज्यादा नुकसानदेह है। तो इसने यह तय किया जो भी उद्योग है उनको पहले से लाइसेंस लेना पड़ेगा कि वह नदियों में पानी छोड़ सकते हैं या फिर नहीं छोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो यह चीज तय की गई। अब इससे क्या होगा? उद्योग है, अब यह बता रहा है कि वह कितना और किस नदी में पानी दे रहा है, मतलब पानी छोड़ रहा है, और वो भी कौन सा? वेस्ट वाला। सबसे पहले तो हमको यह पता लगना चाहिए कि प्रॉब्लम है कहाँ से। एक हमने समझ लिया कि इंडस्ट्रियल वेस्ट इसका एक रीजन है। फिर हमने समझ लिया कि कौन कौन सी इंडस्ट्री है। फिर हमने क्या किया? उनकी लिस्ट बनवाई। उनके लिए यह निर्धारित किया कि वह क्या ले? लाइसेंस ले। अब धीरे धीरे हम इसको क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। फोकस एरिया क्या था? टीओडी, टीओडी, टीओ और एमपीएन। एमपीएन हमने देखा था जो आपका सीवेज है, और सीवेज में भी स्पेशली मलमूत्र, यह जो आपका जाता है नदियों में, इसको अलग से कंट्रोल करना है। टीओडी हमने समझ लिया। सीओडी में आप सिर्फ केमिकल जोड़ दीजिए। इन सब को कंट्रोल करना, नियम कानून बनाना। और फिर यह तय किया गया कि अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो 5 साल की जेल और प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपए जुर्माना लगेगा। अर्थात जबकि इंडस्ट्री है उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई कि वो जो अपशिष्ट नदियों में डाल रहे हैं उसको ट्रीटमेंट के बाद डालें, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री तो रहेगी और इंडस्ट्री से वेस्ट भी निकलेगा, लेकिन इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। नदी में जो पानी जाए वह डायरेक्ट ना जाए। नियम कानून बन गए। इसी के तहत 2024 में एक संशोधित बिल आया। अब जो आपके राज्य बोर्ड के अध्यक्ष हैं इनका नॉमिनेशन वह आ गया सेंट्रल के कंट्रोल में, यानी जो सेंट्रल बॉडी है उसका कंट्रोल बढ़ गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ध्यान रखिएगा। प्रभाव क्या हुआ इसका? हमने कैटेगराइजेशन किया और 17 ऐसे उद्योग थे इनको रखा रेड कैटेगरी में। इसको हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। ये वह उद्योग है जो सबसे ज्यादा क्या करते हैं? पॉल्यूशन करते हैं, या इनका जो वेस्ट है वह सबसे ज्यादा क्या है? पॉल्यूटेड है। तो इनको हमने कैटेगराइज किया। इनके लिए हमने अलग से नियम कानून बनाए। तो यह हो गया बेस। आगे समझते हैं। फिर एक बना आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसका उद्देश्य क्या है? सिंपल सी बात है कि पर्यावरण को सुरक्षित करना। अब इसमें क्या हुआ? इसमें क्षेत्रों को नॉमिनेट किया जाने लगा। पिछले में क्या हुआ था? उद्योग जो थे उनको नॉमिनेट किया जा रहा था। अब इसमें क्या होता है? जैसे कोई नदी है, अब कोई विशिष्ट क्षेत्र होगा, जैसे आपकी गंगा नदी है, तो गंगा नदी में हम देखते हैं कि जो कानपुर का क्षेत्र है वहां से खूब वेस्ट आता है। इसका मतलब यहाँ पर या फिर इस क्षेत्र पर हमको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। तो यह घोषित करना भी शुरू कर दिया। इसी के तहत एनजीटी बना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब इसका काम भी क्या है? पर्यावरण का संरक्षण करना। 2030 तक भारत सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि जो भी वेस्ट वाटर है उसका 20% कम से कम उपयोग में लाया जाए, यानी उसको ट्रीटमेंट के बाद उपयोग में लाया जाए। यह भारत सरकार का लक्ष्य है। तो से ज्यादा ऐसे प्रदूषित क्षेत्रों की पहचान की गई है और उनके लिए अलग से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। क्योंकि आप यहाँ समझिए, एक जैसा ट्रीटमेंट अगर सबके लिए किया जाएगा तो वह शायद उतना इम्पैक्टफुल ना हो। रीजन सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, तो जिस रेशियो में कंट्रीब्यूशन है उसी रेशियो में उनका ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। और यही भारत सरकार का लक्ष्य है और इस कार्यक्रम का भी लक्ष्य है। एक प्रोग्राम चला 2014 में, नमामि गंगे। अब यह किसके लिए डेडिकेटेड है? जो आपकी गंगा नदी है उसके लिए, क्योंकि जो गंगा का पानी है वह काफी ज्यादा गंदा हो चुका था और गंगा धार्मिक रूप से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी सफाई सबसे जरूरी हो चुकी थी। इसके अलावा जो गंगा नदी है वह भारत की वाटर सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे शहर बसे हैं इसके किनारे, तो इसकी सफाई बहुत जरूरी थी। तो इसके लिए अलग से कार्यक्रम शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का लक्ष्य यह है कि गंगा नदी को साफ करवाया जाए और इसके लिए अलग से बजट एलोकेशन हो। इसमें क्या हुआ? 150 से ज्यादा ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने। इसका मतलब क्या? नदी है आपकी और नदी में जाता है सीवेज का पानी, यहाँ पर क्या करेंगे? ट्रीटमेंट प्लांट लगा देंगे। इससे क्या होगा? ये जो आपका ट्रीटमेंट प्लांट है, यह जो आपका गंदा पानी है इसको साफ कर देगा, या फिर उसमें से जो पॉल्यूटेंट है उनकी मात्रा को कम कर देगा, और फिर वह ट्रीटमेंट वाला पानी जाएगा नदी में। मतलब नदी में गंदगी बहुत
कम होगी। तो ऐसे 150 से ज्यादा प्लांट लगाए गए तो यह ट्रीटमेंट का काम करेंगे। लेकिन अभी भी समस्या बनी हुई है। भारत सरकार और ज्यादा एडवांस तरीके से इस चीज को कंट्रोल कर रही है, सेंसर लगा रही है, ड्रोन लगा रही है। इन सब से यह कोशिश की जा रही है कि जो भी यह डंपिंग हो रही है गंगा नदी में, इसको कंट्रोल किया जाए और 2029 तक का यह लक्ष्य है कि गंगा नदी को पूरी तरीके से साफ कर दिया जाए। फिर है आपका एक अमृत मिशन। अब यह क्या है? अटल मिशन फॉर रेनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यह 2015 में शुरू हुआ एक मिशन है। लक्ष्य क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना। एक तो हमने देखिए नमामि गंगे मिशन देखा, इसमें भी लग रहे थे ट्रीटमेंट प्लांट, लेकिन वह ज्यादातर डेडिकेटेड थे गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के लिए। ये जो अमृत मिशन वाले हैं या अमृत मिशन वाले हैं, इनका उद्देश्य क्या है? जितनी भी नदियां हैं उनको कवर किया जाए। इसी के तहत शहरी क्षेत्रों में जो वाटर सप्लाई है और सीवेज मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल किया जाता है। इसका लक्ष्य यह है कि जो सीवेज का वाटर है जो नदियों में जाता है यह 100% जाए ट्रीटमेंट के बाद, मतलब 100% उसको साफ किया जाए। किसके थ्रू? ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू, और फिर वह जाए नदियों में। अमृत का सेकेंड वर्जन भी लॉन्च हुआ है 2021 से 2026 के लिए यह लागू है। इसका लक्ष्य यह है कि 2028 तक 80% सीवेज ट्रीटमेंट के बाद ही उनका पानी नदियों में जाए। इसका इम्पैक्ट यह हो गया कि 1500 से ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लग चुके हैं, लेकिन अभी इनकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा। मतलब कई सारी समस्याएं हैं, वह हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे प्लांट लगे हैं और हम सीवेज ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो नदियों का पानी है उसको साफ किया जाए। आपसे क्या क्या इसमें पूछ सकता है? एक तो आपसे पूछेगा अमृत मिशन क्या है, किसके लिए है। एक आपसे पूछ सकता है इसका फुल फॉर्म क्या है। एक आपसे पूछ सकता है यह शुरू कब हुआ। फिर आपसे पूछ सकता है कि इसका जो सेकेंड फेज है वह कब से कब तक के लिए है और इसका लक्ष्य क्या है। यही सब आपसे पूछेगा। अगला हम देखते हैं, एक है आपका जल शक्ति अभियान। यह क्या है? जल शक्ति अभियान का मतलब जो जल संरक्षण है उसको बढ़ावा देना। इसमें क्या क्या है? एक है आपका कैच द रेन अभियान, मतलब जो वर्षा का जल है उसको पकड़ना। पकड़ने का मतलब जो बरसात का पानी है वह ऐसा ना हो कि बह के चला जाए सीधा समुद्र में। अब देखिए हो क्या रहा है, बरसात होती है और जो तालाब है उनकी संख्या हो गई है कम। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे हैं, जब संख्या कम हो गई है तो पानी बरसेगा, तो तालाब है नहीं, तो पानी चला जाएगा कहाँ? बह के पहले नालों में, नालों से फिर जाएगा नदियों में और नदियों से चला जाएगा समुद्र में। यानी जो बरसात का पानी है वह चला गया समुद्र में। कोशिश यह है कि इस पानी को रोका जाए। कैसे रोका जाएगा? तालाब बना दिया जाएगा। जब तालाब बना दिया जाएगा या फिर तालाबों की संख्या बढ़ा दी जाएगी तो यह पानी यहीं पर रुक जाएगा और जो लोकल सप्लाई है उसके लिए काम करेगा। जैसे एग्रीकल्चर है, अब उस क्षेत्र का या फिर उसके आसपास का जो एग्रीकल्चर है वह इसी पानी से हो सकता है। फायदा क्या होगा? क्योंकि जो आपका एग्रीकल्चर है यह ज्यादातर इस्तेमाल करता है भूजल का, मतलब जमीन के अंदर के जल का। जब इसको यह पानी मिल जाएगा तो जो भूजल की डिमांड है वह डिमांड घटेगी और इसका मतलब जो पीने का पानी है उसके लिए क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि यही भूजल इस्तेमाल होता है किसके लिए? पीने के पानी के लिए। तो एक साइकिल चलेगी। तो यह अभियान है। इसी तरीके से जो भी वाटर रिजर्व्स है उनको सुरक्षित करना और उनको बढ़ावा देना, यह भी लक्ष्य है। ये जो आपका कैच द रेन अभियान है यह शुरू कब से हुआ? 22 मार्च 2025 से पंचकुला से। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना होगा। इसके थ्रू एक काम और हुआ, यह भी पूछा जा सकता है, एक मैप बनाया गया। क्योंकि सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर ऐसे तालाब है, ऐसे जल संरक्षण के केंद्र हैं, झीलें हैं, वह हमको पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैप बना। उस मैप का नाम क्या है? राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण। अब यह क्या है? नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, यानी मैपिंग की जाएगी। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना होगा, पूछा जा सकता है और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो मैप बनाया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर ऐसे सोर्स हैं या फिर जल संरक्षण केंद्र है, क्योंकि आप तालाब को भी यही कहेंगे क्योंकि पानी का संरक्षण वहां भी हो रहा है। तो उनको मैपिंग के थ्रू आइडेंटिफाई करना और फिर उसको डेवलप करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए प्रोग्राम्स बनाना, यह भी काम शुरू हो गया। 2025 तक यह लक्ष्य रखा गया कि 50% तक जो भूजल है उसका रिचार्ज किया जाए जो हमने इस्तेमाल कर लिया है। फिर आपका एक आता है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। इसका मतलब क्या? जो आपके बड़े उद्योग है या केमिकल ना छोड़े नदियों में या अपशिष्ट ना छोड़े नदियों में, इसको जीरो किया जाए, क्योंकि यह एक बड़ी समस्या है। सीपीसीबी ने, मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यह गाइडलाइंस बनाई है कि यह लोग क्या करें, ट्रीटमेंट करने के बाद ही अपने वेस्ट वाटर को नदियों में छोड़े और इसके लिए आरओ किया जाए,
या फिर एमबीआर किया जाए। अब यह भी पूछ सकता है यह क्या है। आरओ का मतलब यह हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस, अर्थात फिल्ट्रेशन के बाद ही जाए नदियों में पानी। दूसरा क्या है एमबीआर, क्या क्या है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। अब इसका क्या काम होगा, यह क्या है जैविक उपचार। इसका मतलब नदी है आपकी, नदी में पानी है और पानी है गंदा, लेकिन कुछ ऐसे जैविक जीव है या हम कहें बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं, ये जो आपका अपशिष्ट है इसको समाप्त कर देते हैं, और जब उसको समाप्त कर देंगे तो नदियों का पानी साफ होने लगेगा। तो ऐसे जो जैविक जीव है, बैक्टीरिया है, तो उनके माध्यम से या उनका इस्तेमाल करके पानी को साफ करने का प्रयास किया जाता है, उसी को कहते हैं एमबीआर। तो दो तरीके हैं, एक आरओ का तरीका, एक एमबीआर का तरीका। सीपीसीबी कहती है कि जो भी आपके उद्योग हैं, इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल करें और कोशिश यह करें कि कोई भी वेस्ट या कोई भी केमिकल युक्त पानी नदियों में ना जाए। 2024 में इसको संशोधित किया गया, इन नियमों को और कठोर बनाया गया। यह 500 से ज्यादा ऐसे उद्योगों पर लागू है और कोशिश यह की जा रही है कि नदियों का पानी साफ हो जाए। कुछ और भी कार्यक्रम चल रहे हैं, कैसे जल जीवन मिशन। इसका लक्ष्य क्या है, 2028 तक 80% जो गांव हैं उनको नल से जल दिया जाए। अटल भूजल योजना है, यानी जमीन के अंदर जो पानी है उसको बढ़ावा दिया जाए। तो आर्सेनिक की मात्रा है इसको कम किया जाए। हमने देखा था जो आपका वेस्ट बंगाल का एरिया है, बिहार का एरिया है, वहां पर यह जो आपका आर्सेनिक है यह बड़ी समस्या है। इसके साथ एक समस्या और भी है, यह गंधहीन है और यह रंगहीन है, मतलब ना तो बदबू पता लगेगी और ना ही पानी का कलर बदलेगा, लेकिन यह बहुत ज्यादा क्या है कैंसर का कारक है, मतलब कैंसर होता है। तो यह हमने देखा था, अगर आपने वह वीडियो ना देखा हो तो उसे भी आप जरूर देखिए। तो अटल भूजल योजना है, यह भी क्या है जल संरक्षण के लिए। फिर आपकी एक है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, यह शुरू की गई 1995 में। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। इसमें होता क्या है, एक हिस्सा केंद्र का होता है, एक हिस्सा राज्य का होता है। दोनों में रेशियो क्या होगा यह मिलकर तय कर लेते हैं। इन जनरल हम देखते हैं 60-40 या फिर 90-10 का रेशियो मिलता है। 60-40 सामान्य राज्यों में, और जो विशिष्ट राज्य है या फिर जो यूटीज हैं उनमें भी दिखता है 90-10, या फिर यूटीज में कई जगह हम पाते हैं कि 100%। मतलब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा या किस रेशियो में यह लोग कंट्रीब्यूट करेंगे यह पहले से तय होता है। कुल मिलाकर यह होता है कि जो नदियों का पानी है उसको संरक्षित करने के लिए राज्य और केंद्र आपस में मिलकर काम करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, इसमें गंगा नदी शामिल नहीं है, क्योंकि गंगा नदी को हमने अलग से ट्रीट किया है, उसके पानी को साफ करने की अलग से हम कोशिशें कर रहे हैं, तो उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। उसके अलावा जितनी भी नदियां हैं उनका संरक्षण हो यह तय करता है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। इसके कंपोनेंट्स क्या है, मतलब राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के कंपोनेंट्स क्या है, कैसे यह कंट्रोल करता है। तो यह क्या करता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाता है, जैसे हमने पीछे देखा। नदियों के किनारे जो घाट हैं उनकी सफाई करता है, वहां आसपास कोई कचरा ना हो, कोई जो प्रदूषण वहां से आ रहा है नदियों के किनारे वह ना हो। इसके अलावा जो जल की गुणवत्ता है, बीओडी, सीओडी, डीओ, एमपीएन, इन सब की यह माप करता है कि क्या मात्रा है, क्या सप्लाई हो रही है, और उसके हिसाब से पॉलिसीज बनाना। जो औद्योगिक वेस्ट है उसको कंट्रोल करना। इसके अलावा जो सामुदायिक भागीदारी है, जागरूकता है, मतलब जनता को शामिल करना, जिससे जनता भी यह समझे, क्योंकि अल्टीमेटली जो पॉल्यूशन है वह जनता के थ्रू ही आ रहा है। तो चाहे वह उद्योग हो, चाहे वह घरेलू वेस्ट हो, हर किसी में जनता या फिर आम आदमी इन्वॉल्व है। तो जनता के बीच भी यह जागरूकता फैलाना कि जो वेस्ट वह कर रहे हैं नदियों में, वह वेस्ट लौट कर उन्हीं पर आएगा और बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से आएगा। तो उनको भी इन्वॉल्व करना, वह भी सहयोग करें, यह भी इसका लक्ष्य है। इससे क्या होगा, ओवरऑल जो पारिस्थितिकी है वह सही होगी और नदियों का जो संरक्षण है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसने कुछ और कार्यक्रम भी शुरू किए हैं, जैसे नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, मतलब जो झीलों का पानी है, आर्द्रभूमियों का पानी है, उसको संरक्षित करना, उसको साफ करना, यह भी किसके कंट्रोल में आ रहा है, या यह भी ऑन करने की कोशिश कर रहा है एनआरसीपी। फिर एक आपका है रिवर सिटीज अलायंस, यह शुरू हुआ 2021 में। जो शहर है नदियों के किनारे हैं, इन शहरों को आपस में जोड़ा जाए या इनके बीच एक अलायंस बनाया जाए कि यह लोग मिलकर ऐसे प्लान बनाएं जिसके माध्यम से क्या हो, नदियों का पानी साफ किया जा सके। वर्तमान में क्या हुआ है, तो आपकी पैंपा नदी है, इसको शामिल किया गया है, यानी जो एनआरसीपी का कार्यक्रम है इसमें पैंपा नदी को भी शामिल किया गया है। यह नदी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। इसको केरल की दक्षिणी भागीरथी
कहा जाता है। तो यह भी आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा यह सबरीमाला मंदिर से भी कनेक्टेड है, तो यह भी आपको ध्यान रखना होगा। पैम्पा नदी शामिल हुई है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर 2025 में ही 145 शहरों के लिए एक्शन प्लान बना है और यह किसके तहत बना है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसमें जो अलग-अलग राज्यों के शहर हैं, 145 शहर, जैसे उत्तर प्रदेश के 25 शहर, बिहार के 20 शहर, उत्तराखंड के 14 शहर, इन शहरों को आपस में कनेक्ट करके और जिस नदी के किनारे वह बसे हैं, उस नदी को साफ करना, यह इसका लक्ष्य है। इसके अलावा जो आपकी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, यह भी कोशिश कर रही है कि नदियों के पानी को साफ किया जाए। इसने 6 नदियों को टारगेट किया है, जैसे महानदी, नर्मदा, गोदावरी, पेरियार, कावेरी और बराक। यह 6 नदियां हैं, इनको यह टारगेट करके चल रही है और यह कोशिश कर रही है कि इन 6 नदियों का पानी यह साफ करे। अच्छा खासा इसके लिए बजट एलोकेशन भी हो रहा है और एनआरसीपी इसके लिए लगातार काम कर रही है। हमने बात की एनपीसीए की, राष्ट्रीय जल पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना। यह क्या है समझते हैं। 2013 में इसको शुरू किया गया। पहले 2 कार्यक्रम चलते थे। एक एनडब्ल्यूसीपी राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, एक एनएलसीपी राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। सरकार ने क्या किया? इन दोनों योजनाओं को आपस में मर्ज कर दिया और एक कंबाइन योजना चलाई, राष्ट्रीय जल पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना। और यह शुरू कब हुई? 2013 में। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य इसका यह है कि जो भी आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, चाहे वह आर्द्र भूमि हो, चाहे वह झील हो, उन सब का संरक्षण किया जाए और राज्य और केंद्र मिलकर आपस में काम करें और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाए। यह कैसे काम करता है या फिर इसके क्या घटक है? इसकी एक योजना है आर्द्र भूमि प्रबंधन योजना। दूसरा, बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करना, पारिस्थितिकी की बहाली करना, समुदाय को शामिल करना यानी सामुदायिक भागीदारी, शोध करना, रिसर्च करना और कैपेसिटी डेवलपमेंट का काम भी यह करता है। गाइडलाइंस जारी करता है, यानी एनपीसीए भी कई सारे माध्यमों से यह कोशिश कर रहा है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको मजबूत किया जाए, उसका संरक्षण किया जाए। तो इस तरह से यह बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, इनके माध्यम से जो नदियों का पानी है, जो झीलों का पानी है, जो तालाब का पानी है, जो आर्द्र भूमियों का पानी है, उसको संरक्षित किया जाए। ओवरऑल जो पर्यावरण है, उसमें जो वाटर है, उसके इम्पोर्टेंस को बरकरार रखा जाए, उसको साफ रखा जाए और कोशिश यह किया जाए कि पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे। इसके लिए यह बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं और बहुत सारे क्या है अधिनियम है। इन्हीं सबके इर्द गिर्द आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।